हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान का पहला पाठ प्रकाश का परावर्तन के कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। तो इससे पिछले वीडियो में हम प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम, दर्पण, दर्पण के प्रकार, इन सब बातों को क्लियर कर चुके हैं। तो ये इस अध्याय का तीसरा वीडियो है। इसमें हम आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। इसमें हम विशेष रूप से उन शब्दों को पढ़ेंगे जो कि परावर्तन में बार बार यूज होते हैं, यानी टर्मिनोलॉजी जो है, तो उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि इस अध्याय में बहुत सारे शब्द हैं, पहले सारे शब्द देख लेते हैं जो कि अक्सर मिलते हैं। जैसे इसमें दर्पण तो जानते ही, दर्पण, इसमें कौन कौन शब्द आते हैं? दर्पण आता है। फिर दर्पण में जो प्रकार होते हैं पहले बता चुके हैं कि उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, ये सारी बातें तो हो चुकी हैं। अब यहाँ पे क्या क्या आएगा? इसमें दर्पण का ध्रुव होगा, ध्रुव, फिर मुख्य अक्ष, फिर इसमें वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, फोकस लग गया, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, द्वारक, दर्पण में द्वारक होते हैं, फिर वस्तु की दूरी, वस्तु की ऊंचाई या लंबाई, वस्तु की लंबाई बोलते हैं, प्रतिबिंब की दूरी, फिर प्रतिबिंब की लंबाई, आवर्धन, और वस्तु प्रतिबिंब यहाँ लिख रहे हैं तो ऊपर होना चाहिए, तो वस्तु प्रतिबिंब सी, आभासी, वास्तविक, ये सभी शब्द यूज होते हैं। आभासी, वास्तविक, इसमें कुछ क्रम इधर उधर होगा तो सब बताते हैं। तो ये सब शब्द इसमें मिलते रहते हैं। तो पहले इन सब को हम समझ लेते हैं। दर्पण तो समझ ही गए हैं कि दर्पण क्या होता है। कांच होता है जिसके एक पृष्ठ पे पेंट होता है, उसे दर्पण कहते हैं। तो दर्पण तो जानिए। अब ध्रुव बात करते हैं। तो देखिए, ये सब समझने के लिए सबसे पहले हम जो मेन बात समझ ले, पहले हम वस्तु और प्रतिबिंब को देख लेते हैं। तो क्रम हमने इधर उधर लिख दिया, पर उससे मतलब नहीं, उसे भी समझना है। तो वस्तु क्या होती है? जैसे कि मान लीजिए हम शीशा के सामने खड़े, शीशा क्या है? दर्पण है। हम वस्तु हैं, शीशा में जो हमारा फोटो दिखेगा वो क्या है? प्रतिबिंब। तो हम होते हैं वस्तु, और दर्पण के अंदर जो हमारा अक्ष दिखता है वो होता है प्रतिबिंब। तो दर्पण में प्रतिबिंब की परिभाषा किस प्रकार से बताई जाएगी? तो दर्पण में क्या होगा कि जब दो प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हैं तो वहां पर प्रतिबिंब बनता है। अभी प्रतिबिंब कैसे बनता है वो दिखाएंगे। तो यहाँ पे ये बात याद रखेंगे कि जो प्रकाश का परावर्तन होता है उसमें क्या कम से कम दो किरणें होनी चाहिए, दो प्रकाश किरणें जिनका परावर्तन हो, और परावर्तन होने के बाद जिस बिंदु पर मिलेंगे वहीं पर बन जाएगा प्रतिबिंब। अभी जब एक प्रतिबिंब बनाकर दिखाएंगे तो पूरी स्टोरी क्लियर हो जाएगी। तो ये बात समझे रहेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। जब प्रकाश की दो किरणें परावर्तित होती हैं और परावर्तित होने के बाद किसी बिंदु पर मिल जाती है तो प्रतिबिंब बन जाता है, और जब तक परावर्तन नहीं होता है प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो ये बात याद रखेंगे क्योंकि वस्तु प्रतिबिंब इसी पे पूरी बात है। आभासी और वास्तविक की बात कर लेते हैं। वास्तविक क्या होता है?
जैसे कि सच में प्रतिबिंब बन रहा है तो वास्तविक, लेकिन प्रतिबिंब सिर्फ हमको लग रहा कि बना है, पर एकदम सही से नहीं बना है, यानी कि आभासी होता है, जहाँ पे हमें सिर्फ आभास होता है, हमें प्रतीत होता है कि प्रतिबिंब बना है, बट रियल में प्रतिबिंब नहीं बना होता है। तो आभासी प्रतिबिंब मतलब ऐसा प्रतिबिंब जो कि वास्तव में नहीं होता, सिर्फ हमें लगता है। और वास्तविक प्रतिबिंब मतलब क्या होता है? ऐसा प्रतिबिंब जो कि सच में बना होता है, वो होता है वास्तविक प्रतिबिंब। तो अब हम जैसे कि हम दिया ध्रुव, पहले इसके लिए हम एक काम करते हैं। जैसे कि हमने क्या बताया, दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण। जैसे कि कांच का खोखला गोला, अब कांच का खोखला गोला के अंदर पूरा खाली, अब इसको अगर हम गणित की दृष्टि में देखें तो क्या है, ये एक वृत्त है। तो वृत्त में एक केंद्र होता है, तो केंद्र में क्या करते हैं, गोला रख के ऐसे बना देते हैं, तो यहाँ इसकी होती है त्रिज्या। तो जो वृत्त की त्रिज्या होती है उसी प्रकार से यहाँ पर, तो ये त्रिज्या होती है, ये वृत्त का केंद्र होता है, ये परिधि होती है। सेम वही फंडा यहाँ पे अपनाया गया। अब जैसे इसको बनाना है, अब इसमें क्या है, मान लिया हमने एक पोर्शन ये काट दिया, इसका एक पोर्शन ये काट दिया, कोई भी पोर्शन काट दिया, तो जितना पोर्शन काट दिए यानी इतना ये बाहर हो गया कट के, तो ये क्या निकल गया, ये है गोली दर्पण। अब इसमें क्या करेंगे, एक तरफ हम ऊपर पिंड कर दें तो इसको हम अवतल दर्पण कहें, यहीं पे अगर हम नीचे की तरफ पिंड कर दें तो उत्तल दर्पण कहें। तो जो अवतल और उत्तल शब्द मिलते हैं उनका भी मतलब समझ लिया, एक अवतल दर्पण है, एक उत्तल दर्पण। एक समतल दर्पण सीधा दर्पण होता है, यानी जो हम घर में देखते हैं सीधा दर्पण होता है। ये तीन तरह के दर्पण हैं। तो अवतल दर्पण में पेंट जो होता है ऊपर वाले भाग को होता है, ऊपरी भाग पे। उत्तल दर्पण में पेंट अंतर वाले भाग को, और समतल दर्पण एकदम सीधा होता है, तो गोल होता ही नहीं, जैसे घर का शीशा होता है, सीधा होता है। अब हमें ये सब बातें करनी है, ध्रुव क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य फोकस, इन सब के बारे में बात करना है। तो इन सब के बारे में बात करना है तो कुछ बातें जानना जरूरी है, इसको तो मिटा देते हैं। अब यहाँ पे पहले एक चित्र बनाएंगे, जैसे कि ऐसे बना देंगे, एक सीधी रेखा है, इस सीधी रेखा कहते हैं हम मुख्य अक्ष, ये सीधी सी रेखा। अब इस पे अवतल या उत्तल कोई एक दर्पण रख देते हैं, तो मान लीजिए हम रख दे रहे हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जानते हैं कैसा होता है, अवतल दर्पण में ऊपर की तरफ पेंट होता है, ये हो गया अवतल दर्पण। तो ये बात तो क्लियर हो गई, ये सीधी रेखा है, ये मुख्य अक्ष है। जैसे इसका हम कुछ भी नाम रख सकते, मान लीजिए हमने रख दिया एक्स, एक्स डैश। तो ये जो एक्स और एक्स डैश हो गई, एक्स डैश, ये हो गया मुख्य अक्ष। क्योंकि गणित में पढ़े होंगे निर्देशांक ज्यामिति, तो निर्देशांक ज्यामिति को यहाँ पे लेकर चल रहे हैं, उसी आधार समझेंगे। तो ये सीधी रेखा मुख्य अक्ष हो गई, और इस पे दर्पण रख दिया। तो दर्पण का ये एक ऊपरी भाग है, इसका नाम M1 हो गया, ये निचला भाग इसका नाम M2। ये M1 M2 होते हैं द्वारक, तो जैसे द्वारक कहाँ पे लिखा हुआ ये, तो M1 M2 ये हो गए दर्पण के द्वारक। तो चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, तो उसका आखिरी भाग ये, आखिरी भाग ये, एक M1 होता है पहला द्वारक, एक दूसरा द्वारक। तो ये बातें क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं वक्रता की, जैसे हमने अभी क्या बताया, इसे गोलक यानी ये गोली दर्पण। अब इसी में से एक इतना सा पोर्शन काटा गया, बाकी हम मिटा देते हैं, मिटा देते, जो काटा गया मतलब ये इतना, और इसी को हमने बना दिया अवतल दर्पण। तो रियल में ये अवतल दर्पण है क्या, ये इसी गोले का भाग है, तो इसका एक केंद्र होगा। ठीक, तो मान लीजिए वो केंद्र कहाँ है, यहाँ था, ये केंद्र था जहां पर हमने गोला रख के बना दिया, तो इस केंद्र का नाम रख दिया सी। तो सी क्या हो गया, वक्रता केंद्र। तो समझ गए।
यानी जिस प्रकार से गोले का केंद्र होता है, वक्र, ये क्या बोलते हैं इसका नाम, गोला नहीं, वृत्त, जिस प्रकार से वृत्त का केंद्र होता है वैसे ही यहाँ पे क्या है, इसका केंद्र है दर्पण, क्योंकि ये केंद्र। तो जिस केंद्र से ये अवतल दर्पण बना है या उत्तल दर्पण बना है, उसी केंद्र को कहते हैं वक्रता केंद्र। ये बात क्लियर हो गई। जिस केंद्र पर से हम बनाएंगे तो गोला प्रकार की नोक जहाँ पे रखेंगे, जहाँ पे गोला की नोक होगी वही होगा वक्रता केंद्र। तो क्लियर हो गई हुई बात। जब भी चित्र बनाएंगे, जैसे मान लो गोला की नोक रखेंगे, रख के बनाएंगे, तो जहाँ पर नोक रखा वही वक्रता केंद्र, तो ये वक्रता केंद्र होगा। फिर वक्रता त्रिज्या, और उससे पहले हम जान लेते हैं ध्रुव, तो पहले जरूरी है ध्रुव। तो ध्रुव को प्रदर्शित करते हैं P से, यानी जो बिंदु से दर्पण रखा, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल, तो जो दर्पण को मतलब कि मुख्य अक्ष और दर्पण जिस बिंदु पे काट रहे हैं, जैसे यहाँ मुख्य अक्ष गई, इधर से दर्पण है, तो जिस बिंदु पे मिल रहे हैं उसी को कहते हैं दर्पण का ध्रुव। ये क्लियर हो गया कि मुख्य अक्ष और दर्पण जिस बिंदु पर काटते हैं उस बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसको हमने जैसे P लिखा, P से प्रदर्शित करते हैं। ये बात क्लियर हो गई कि ध्रुव क्या है। अब हम बात करेंगे वक्रता त्रिज्या। तो ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र C है। P से लेके C तक की दूरी, P से C, PC, P से C तक की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये वृत्त है जैसे, तो वृत्त में केंद्र से लेकर परिधि तक की ये दूरी, इसको कहते हैं त्रिज्या, त्रिज्या होती है। और वक्रता मतलब वक्र, यानी वक्राकार गोल गोल, तो वक्र है, तो इसी जो त्रिज्या है वही हो गई वक्रता। ये त्रिज्या, ये सेम बात है। ये केंद्र, यहाँ केंद्र हम O कहते हैं, तो O यहाँ पे C है, यहाँ पे मान लेते P हो गया, इसको वैसे मान लेते हैं C, CP, तो यहाँ हो गया C और ये P। अब C से लेके P तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, तो यहाँ पे उसी का नाम हो जाएगा वक्रता त्रिज्या। यानी कि दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और PC को जो है इसको लिखते हैं R, चाहे स्मॉल r या कैपिटल R, तो R से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गई वक्रता त्रिज्या। ये बात क्लियर हो गई होगी कि वक्रता त्रिज्या क्या है। ध्रुव से केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम R से प्रदर्शित करें। यानी P तो PC तो इसका नाम, इसे प्रदर्शित करेंगे R से। तो यहाँ आप दिखा सकते हैं ये C है, यहाँ P है, इसको हमने R से दिखा दिया इस पॉइंट से। ये क्लियर हो गई बात। अब बात करते हैं मुख्य फोकस। तो ये याद रखेंगे कि P और C के बिल्कुल बीच की दूरी, जैसे मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है तो 5 पर एकदम आधा है। तो दर्पण और केंद्र, यानी कि सीधे से बात, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी का आधा मुख्य फोकस होता है, यानी P से लेके F, P से F, जिसे प्रदर्शित करेंगे स्मॉल f से। ये हो गया मुख्य फोकस, स्मॉल f फोकस दूरी होती है, मतलब मुख्य फोकस, मुख्य फोकस है P। तो ध्रुव से सीधी सी बात क्या है कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के मध्य बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। बिल्कुल बीच में थोड़ा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो वक्रता की दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। अब मुख्य फोकस तो हो गया PF। अब ध्रुव से फोकस तक की दूरी, यहाँ तक की दूरी, आधी दूरी जो है, ये फोकस यहाँ पे है ध्रुव। अब यहाँ तक की दूरी स्मॉल f कहेंगे, जो कि है फोकस दूरी। तो ये हो गया फोकस दूरी जो है स्मॉल f। तो P से लेके F तक है, और यहाँ पे F रखते हैं। मुख्य फोकस को तो F ही बोलते हैं। PF तो दूरी हो जाएगी, PF जो दूरी है इसको बोलेंगे स्मॉल। तो ये क्लियर हो गया। ये ध्रुव है, ध्रुव से फोकस तक, ये फोकस है, ध्रुव फोकस वक्रता केंद्र,
तो ध्रुव से फोकस तक की दूरी फोकस दूरी, ध्रुव से वक्ता केंद्र तक की दूरी वक्ता त्रिज्या। द्वारा तो हो ही गया, ये बातें क्लियर हो गई। अब वस्तु की दूरी, वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की लंबाई, ये सब देखना। अब इनको देखने के लिए प्रतिबिंब बनाने के नियम समझना भी जरूरी है, तो उसको भी बताना पड़ेगा, तो नहीं तो बातें समझ में नहीं आएगी। तो इसमें जगह है, हाँ इतने में बता देते हैं प्रतिबिंब बनाने के लिए, क्योंकि बाकी बातें नहीं समझ में नहीं आएंगी, फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। तो ये देख लीजिए पहले प्रतिबिंब बनाने के लिए, ये नियम पता होगा तभी प्रतिबिंब बनेगा, नहीं हम डायरेक्टली बना देंगे समझ में नहीं आएगा। तो प्रतिबिंब बनाने के जो नियम होते हैं 3 नियम होते हैं, उनको साथ में समझ लीजिए तो बातें क्लियर हो। पहला नियम यहाँ बता देते हैं, अब इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि जगह को भी देखना है। तो 3 नियम है, एक यहाँ पर कर दे रहे हैं पहला, दूसरा यहाँ पे कर देते हैं, तीसरा यहाँ पे कर देते हैं। 3 नियम, अब इनके लिए यही बनाना है। तो हम दर्पण लेते हैं, ये P है, F C ऐसे। तो जैसे पहले हम बात करते हैं वस्तु की, मान लीजिए हमने यहाँ पे एक वस्तु रख दी, कोई भी वस्तु वस्तु रख दी, इस वस्तु का नाम हमने रख दिया ए बी, वस्तु है। तो ए बी क्या है, वस्तु की लंबाई, तो वस्तु की लंबाई यानी ए बी वस्तु की लंबाई, जिसे प्रदर्शित करेंगे किससे, ओ से। अब जैसे कि हमें प्रतिबिंब बनाना है, तो हमने क्या किया, ये वक्ता केंद्र इसका यहाँ पे वस्तु रखी, वस्तु जरूरी नहीं यहाँ पे हम कहीं भी रख सकते हैं, जहाँ भी वस्तु रखेंगे उसका उसी आधार प्रतिबिंब बनेगा। तो सीधी सी बात ये समझेंगे कि जो वस्तु रखी है, वस्तु की जो लंबाई या ऊंचाई है, इसे हमने ए बी नाम दिया, ये है वस्तु की लंबाई। अब जब प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब का देखा जाएगा, तो ये तो क्लियर हो गया। अब आते हैं नियम। पहला नियम ये होता है, हमने वस्तु इसलिए बता दी क्योंकि नियम बताने के लिए इनको समझना जरूरी है। अब पहला नियम ये होता है कि जब इसे मैं बताया प्रतिबिंब की परिभाषा में कि प्रकाश से कम 2 किरणें निकलती हैं, जो 2 किरणें निकलती हैं उन्हीं में से एक किरण की बात करेंगे। तो जो प्रकाश की किरण होती है ये मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, बिल्कुल समांतर, तो होता है हाथ से समांतर ना हो पर समझ जाइएगा समांतर, समांतर ऐसे यहाँ से टकराने से क्या होगा, परावर्तन, क्योंकि पिछले भाग में तो पेंट है, क्रॉस तो करेगी नहीं, तो इसी चिकने भाग पे परावर्तन हो। तो ये बोलेंगे वस्तु से चलने वाली प्रकाश की प्रथम किरण दर्पण से टकराकर जिस मुख्य फोकस से गुजरती है, जो एफ है इसी से सीधा गुजर जाए, यही है पहला नियम। समझ गए, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की प्रथम किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। फिर से बता देते हैं, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की प्रथम किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, इसे प्रतिबिंब का प्रथम नियम कहते हैं। तो ये बात याद रखेंगे कि पहला नियम क्या है कि जो 2 किरणें निकलती है प्रकाश से वस्तु से, तो पहली किरण सीधा जाएगी और टकरा के एफ से गुजर जाएगी। पहला नियम क्लियर हो गया। अब दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा जो नियम है पहले का उल्टा, यानी पहला अगर आता है तो दूसरा अपने आप सीधा उल्टा कर देता है। एफ सी और यहाँ पे वस्तु वस्तु। अब दूसरा नियम यहाँ पर हमने करके प्रथम किरण की बात की, ये विवाद है, प्रथम किरण की बात हुई, प्रकाश की प्रथम किरण, और यहाँ पे प्रकाश की द्वितीय किरण की बात करना, क्योंकि 2 किरणें निकलती है, तो जो दूसरी किरण पहली जो समांतर गई दूसरी समांतर नहीं जाएगी, दूसरी क्या होगी, इसको हम फोकस से ही गुजारेंगे, फोकस से पहले निकल जाएंगे। अब जहां से टकरा गई
वहीं से हो जाएगी समांतर। पहले में क्या था कि पहले समांतर गई और टकरा के फोकस से गुजरी। दूसरे में क्या है, पहले ही फोकस से गुजर गई तो टकरा के समांतर हो गई। तो जस्ट उल्टा, यहाँ पहले समांतर फिर फोकस, पहले फोकस से फिर समांतर। इसमें क्या बताएंगे, प्रकाश की दूसरी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की दूसरी किरण जब मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तो टकराने के बाद या परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। फिर से, प्रकाश की दूसरी किरण जब मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो। तो उम्मीद करते हैं दो नियम समझ गए होंगे। पहला में क्या है कि प्रकाश किरण समांतर जाएगी और टकरा के फोकस से गुजर जाएगी। दूसरे में प्रकाश किरण अगर पहले ही फोकस से गुजारेंगे तो टकराने के बाद समांतर हो जाएगी। हो गया क्लियर? अब दो नियम तो हो गए, अब आते हैं तीसरे नियम पर। जो तीसरा नियम है ये भी द्वितीय किरण के लिए है। प्रथम किरण के लिए दो नियम फिक्स है और द्वितीय किरण के लिए दो नियम। अब ये नियम क्या है, इस नियम की कंडीशन देखिए याद रखिए, जब भी प्रतिबिंब को बनाना होता है तो हमें सिर्फ दो ही नियम की जरूरत पड़ती, तीन की नहीं पड़ती। यानी कि प्रथम नियम जो है अनिवार्य है, ये पहला वाला अनिवार्य है, डबल टिक कर देते। कोई भी प्रतिबिंब बनाना है दर्पण का, इस नियम को लगाना ही पड़ेगा। बाकी इसके साथ या तो दूसरा और या फिर तीसरा, तो ये बात याद रखें, पहला के साथ तीसरा या पहले के साथ दूसरा, लेकिन पहला को नहीं हटा सकते, ये अनिवार्य इसलिए डबल टिक कर दिया, बाकी पे सिंगल सिंगल टिक कर दिया। इस बात को समझ लीजिए। अब तीसरे के लिए नियम क्या है, इसके लिए फिर हम वही काम करते हैं। ये बन गया अवतल दर्पण, ये पी है, एफ सी। अब जैसे यहाँ पे कंडीशन है, वस्तु को अगर एफ और पी के बीच यहाँ कहीं रख लेते हैं, ए बी। अब बात दूसरी किरण की, तो दूसरी किरण कहाँ गुजारते हैं, एफ से। अब दूसरी किरण को अगर हम गुजारेंगे एफ से, तो एफ से नहीं, यहाँ पे तीसरा नियम जो है इसमें हम दूसरी किरण गुजारते हैं सी से। सी से गुजारेंगे, जिस रास्ते जाएगी फिर वापस लौट आएगी। जैसे इधर जाएगी प्रतिबिंब को क्रॉस करेगी, उसको डाट डाट में दिखाया जाएगा, क्योंकि जैसे ही दर्पण के पीछे जाती है तो पीछे जाने के बाद लाइन क्लियर न करके डाट डाट दिखाती है। तो तीसरा नियम क्या बताएंगे, प्रकाश की दूसरी किरण जब वक्रता केंद्र से गुजरती है, यहाँ तक में क्या था, एफ से गुजर रही थी, जब वक्रता केंद्र से गुजरती है तो जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग से वापस लौट आती है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो वस्तु है वो एफ के इधर रखती है। अब कंडीशन जब पढ़ाएंगे तो बातें और क्लियर हो जाएंगी, अभी थोड़ा बहुत समझ लेते हैं ताकि आगे के मैटर्स को समझने में आसानी रहे। तो तीसरा नियम क्या है कि प्रकाश की दूसरी किरण जब वक्रता केंद्र से गुजरती है तो जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते से लौट आती है। अब तीन नियम हो गए। पहला नियम क्या है, प्रकाश की किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो टकराकर फोकस से गुजर जाती है। दूसरा नियम, प्रकाश किरण जब फोकस से गुजरती है तो टकराकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम, प्रकाश की किरण जब वक्रता केंद्र से गुजरती है तो जिस रास्ते जाती है उसी रास्ते लौट आती है। इसमें क्या है, समांतर जाके एफ से गुजरी, इसमें एफ से जाके समांतर गुजरी, जस्ट उल्टा। तीसरे में अगर वो सी से गुजरे, एफ से नहीं सी से, तो जिस रास्ते जाएगी उसी रास्ते लौट आएगी। बस यही होता है, तीन नियम। अब उम्मीद करते हैं ये तीनों नियम समझ गए होंगे, क्योंकि इन्हीं तीनों नियम पर पूरा परावर्तन आधारित है। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पर। जैसे हमने बात की थी वस्तु की दूरी, वस्तु की लंबाई। तो वस्तु की लंबाई तो जान ही गए, जैसे हमने वस्तु यहाँ पे रख दिया, कहीं पे रख दिया, मान लीजिए हमने यहाँ पे वस्तु रखा, यहाँ पे रखा वस्तु, ये वस्तु है, कोई वस्तु है,
जैसे वहां पर हमने ए बी नाम देते हैं, ए बी नाम देते हैं, तो ए बी नाम ले लिया, ये वस्तु है। तो जो ए बी की ऊंचाई है इसको हम ओ से प्रदर्शित करेंगे, ओ से। तो ये वस्तु रखी है, ये वस्तु की ऊंचाई क्या है, लंबाई जो है ओ है। तो ये हो गई वस्तु की लंबाई, यानी वस्तु की लंबाई को ओ से प्रदर्शित करते हैं। अब प्रतिबिंब के नियम बनाएंगे तो देख लेंगे। अब वस्तु की दूरी, देखिए वस्तु यहाँ पर रखी है और हमें कोई भी दूरी नापनी है, हमेशा हम पी से देखते हैं, तो ध्रुव यहाँ पे है। अब यहाँ से वस्तु कहाँ है, इसको देखे सामने तो यहाँ पे आ रही है। इसको प्रदर्शित करते हैं यू से। तो वस्तु दूरी क्या है, पी से लेके बी तक। तो थोड़ा पास में लिखे हैं, जब ए और बी रखा गया ना, तो पी से लेके बी तक, पी बी। तो वस्तु की दूरी पी बी, जिसको प्रदर्शित किसे करते हैं, स्मॉल यू से। तो वस्तु की दूरी को स्मॉल यू से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ध्रुव है, ध्रुव से फोकस तक की दूरी फोकस दूरी, ध्रुव से केंद्र तक की दूरी वक्रता त्रिज्या, और ध्रुव से वस्तु तक की दूरी वस्तु की दूरी, जिसे यू से प्रदर्शित करेंगे। तो ये मतलब क्लियर हो गए हों। अब बात करते हैं प्रतिबिंब की। अब प्रतिबिंब के लिए पहले पूरा काम कर लेते हैं। तो हमने अभी क्या बताया, तो प्रतिबिंब बनाने के जो नियम है, इनमें से पहला नियम तो अनिवार्य है, तो लगना लगना पहला नियम पहले लगा देते हैं। पहला नियम क्या है कि वस्तु की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, समांतर लेके जाए। हो सकता है हाथ से हिल के थोड़ा इधर उधर हो जाए, समझ लीजिए। फिर जैसे ही टकराई तुरंत वो एफ से टेढ़ा हो गया, एफ से गुजर जाए। ये हो गया पहला नियम। ये बात तो क्लियर हो गई। पहला नियम हमने लगा दिया, सीधा गई और टकरा के गुजर गई। अब दूसरा नियम इसके साथ लगेगा। दूसरा नियम क्या है, पहले एफ से गुजारो, फिर जैसे ही टकराई क्या हुआ, जस्ट हमें समांतर दिखा देना टकराने के बाद। तो ये बात हो गई। दूसरा क्या है, एफ से गुजारा और टकरा कर समांतर। अब ये देखेंगे कि दोनों किरणें कहाँ मिल रही। पहली किरण क्या है, यहाँ से यहाँ गई थी, तो यहाँ पर। दूसरी किरण यहाँ पे, इस बिंदु पे दोनों किरणें मिल रही, यहाँ पे मिल रही, वहीं पे बना देंगे प्रतिबिंब। ज्यादा मोटा हो रहा, पूर्ति हो गई, उल्टा प्रतिबिंब। तो इसका नाम ए बी, तो इसका उल्टा है ना, तो बी ऊपर रहेगा ए नीचे, और इसमें लगा देंगे डैश, बी डैश ए डैश। तो प्रतिबिंब की जो लंबाई है उसे ए डैश बी डैश से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो मेन होता है क्या, आई, आई। तो यहाँ पे दिखा लेते हैं, जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है या लंबाई है उसको आई से प्रदर्शित करेंगे, आई। ये समझ गए होंगे कि वस्तु की लंबाई को ओ से प्रदर्शित करते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई को आई से प्रदर्शित करते हैं। अब प्रतिबिंब दिख रहा है साफ साफ, तो प्रतिबिंब कहाँ दिख रहा है, यहाँ ए डैश पे। तो पी से ए डैश, यानी ये बिंदु ए डैश यहाँ पे, और इसको प्रदर्शित करते हैं स्मॉल वी से। तो ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी क्या आई, वी। ये है प्रतिबिंब की, तो प्रतिबिंब की लंबाई हो गई। प्रतिबिंब की दूरी क्या है, पी से लेके ए डैश, ये पी है, यहाँ पे ए डैश, इधर दिखाती है, तो हमारे रेखा पे है, तो ए डैश नहीं, पी से लेके बी डैश। प्रतिबिंब की दूरी पी, पी बी डैश, जिसको प्रदर्शित करेंगे किससे, वी से। तो वस्तु की दूरी पी बी, वस्तु की लंबाई ए बी, प्रतिबिंब की दूरी पी बी डैश, प्रतिबिंब की लंबाई ए डैश बी डैश। तो जो बातें हमने लिखी थी, तो आवर्धन होता है
कि अवधान मतलब मैग्निफिकेशन कितना बड़ा बनता है। तो ये तो टॉपिक बाद पढ़ा जाएगा अवधान क्या होता है। इसमें प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई या फिर प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी का भाग देते हैं, तो टॉपिक बाद बताइए। तो इतनी बातें हो गई। अब इन बातों को समझने अगर ये सारी बातें क्लियर हो गई कि अध्याय बहुत ही आसान हो जाएगा। अब एक बार सबका रिवीजन करवा देते हैं। तो सबसे पहले क्या है, दर्पण तो जानते हैं। दर्पण का प्रकार एक समतल होता है, घर का शीशा। फिर गोली दर्पण जो गोल गोल कांच का खोखला गोला काट के बनाया गया, उसमें ऊपर पेंट कर दिया तो अवतल, अंदर पेंट कर दिया तो उत्तल। ये सब लोग बात करते हैं सीधा मुख्य से पहले। तो सीधी रेखा जो होती है, ये सीधी रेखा, इसको मुख्य कहते हैं। फिर यहाँ पे दर्पण रख दिया, तो दर्पण के ऊपर और नीचे बिंदु को बोलते हैं द्वारक। ये दूसरा द्वारक, ये पहला द्वारक, M1 M2 द्वारक कहाँ लिखा है, यहाँ पर। फिर ये मुख्य अक्ष और दर्पण जिस बिंदु पे काट रहे हैं उस बिंदु को कहते हैं दर्पण का ध्रुव। क्योंकि मेन पॉइंट ध्रुव है, ध्रुव से ही सारी कहानी क्लियर होगी। अब ध्रुव हो गए। अब ध्रुव के बाद वक्रता केंद्र, तो जिस केंद्र से गोला बना उस केंद्र को कहेंगे वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र तक की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसे स्मॉल, कहाँ लिखा है, हाँ स्मॉल r से प्रदर्शित किया जाता है। ये बिल्कुल ठीक सामने आ रहा है। तो दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे r से प्रदर्शित करते हैं, जो कि ये। अब ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं, और मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी f कहते हैं। तो P से लेके F तक की दूरी स्मॉल f, और P से लेके C तक की दूरी स्मॉल r। अब उसके बाद क्या है, वस्तु की दूरी। वस्तु को हम जहां पर भी रखें, जैसे हम यहाँ पर रखें, ये हो सकता है यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, वहां रख दें, तो वस्तु की स्थिति बदलती रहती है, प्रतिबिंब की भी स्थिति बदलती रहती है, क्योंकि प्रतिबिंब वस्तु पर ही डिपेंड है। वस्तु जैसे रखेंगे वैसा प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन फोकस, केंद्र, ध्रुव, ये लोग फिक्स है, इनका स्थिति नहीं बदलना। अब वस्तु को यहाँ पे रखा गया, तो P से लेके B तक की दूरी को क्या कहा गया, वस्तु की दूरी, जिसे प्रदर्शित कर रहे हैं स्मॉल u से। फिर वस्तु की जो लंबाई AB है, इसे हम प्रदर्शित करते हैं O से। अब प्रतिबिंब बनाया गया, तो प्रतिबिंब जो बना वो पहली किरण जो गई ये वाली यहाँ से आ रही है, दूसरी किरण ये आ रही है, दोनों इस बिंदु पे काट रही है। जिस बिंदु पे काट रही है वहीं पे बना दिया गया प्रतिबिंब। अब ये सीधा या उल्टा है, इसलिए यहाँ पे B ऊपर लिखा, A नीचे लिखा, दोनों में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए यहाँ पे AB, यहाँ पे A डैश B डैश कर दिया। तो जो A डैश B डैश है, ये क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं I से, I फॉर इमेज। और प्रतिबिंब बना कहाँ, P से इसको भी नापेंगे, जैसे P से B नापे थे, P से B डैश, तो P से B डैश तक की दूरी को कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, क्योंकि इसमें जो 4 हमने अक्षर बताया R F U V, इनका बहुत यूज होता है, सवाल जो लगाएंगे इन्हीं का होगा। तो R हो गई वक्रता त्रिज्या, जो ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी होती है। F हो गई फोकस दूरी, जो ध्रुव से फोकस तक की दूरी होती है। U हो गई वस्तु की दूरी, जो ध्रुव से वस्तु तक की दूरी होती है। V हो गया प्रतिबिंब की दूरी, जो ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी होती है। बाकी I प्रतिबिंब की लंबाई, O वस्तु की लंबाई। और ये प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम। पहला, जब वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की प्रथम किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से टकराकर फोकस से गुजर जाती है। दूसरा नियम, जब वस्तु से निकलने वाली दूसरी प्रकाश की किरण फोकस से गुजरती है तो दर्पण से टकराकर समांतर हो जाती है। तीसरा नियम, जब वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की दूसरी किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है उसी रास्ते से लौट आती है। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस अध्याय में हमने सभी महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उनको बता दिए। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। अब इसके बाद अगले वीडियो से हम
उत्तल व अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना सिखाएं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नियम बताए और प्रतिबिंब बनेंगे कैसे, उनकी कौन कौन सी स्थितियां होती हैं, वो सब अगले वीडियो में बताएंगे। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।